तो क्यों डॉक्टर अभिषेक सिंह को ये नहीं लगता है कि इस देश में जो राजनीतिक शक्तियां हैं, जो बड़े सशक्त राजनीतिक चेहरे हैं, वे उनके पास वे विचार नहीं है जो डॉक्टर अभिषेक सिंह के पास है? ऐसा क्या कर देंगे आप जो बाकी प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर पा रहे, या इस राज्य में झारखंड में बाबूलाल नहीं कर पा रहे, हेमंत सोरेन नहीं कर पा रहे, और अभिषेक सिंह क्या कर देंगे? देखिए सबसे 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, आपके पास बहुत बड़ा संगठन नहीं है, आप बगैर किसी डोनेशन के, बगैर किसी स्पॉन्सरशिप के आप अपने संसाधन से चुनाव लड़ रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल लड़नी चाहिए। लोकतंत्र में हर निर्दलीय को आना चाहिए सामने। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष जब एकजुट हो रहा है तब इतने वोट का अंतर है। आप लड़ेंगे, कितने वोट का अंतर रहेगा आपकी जीत में या फिर आपकी हार में? आप पलामू के रहने वाले हैं, तो आपने चतरा ही क्यों चुना? झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, है ना? अगर आप 5 आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें अगर छोड़ दें, है ना, और अगर एक एससी सीट पलामू छोड़ दें, तो उसके बावजूद आपके पास बहुत सी सीट ऐसे बचती हैं। आपने चतरा ही क्यों चुना? क्या इसके पीछे कोई वजह रही? क्या कुछ राइवलरी है क्या यहाँ के वर्तमान सांसद से या यहाँ के वर्तमान प्रत्याशी से, या कुछ ऐसा कनेक्शन है क्या कि आपको यहाँ के व्यापारियों से पैसा मिल रहा है कि भाई आप चुनाव लड़िए? क्या है मामला? ठीक है, अगर उन्होंने काम नहीं किया, पार्टी ने उनका टिकट काटा, कालीचरण सिंह जी को टिकट मिला, क्या दिक्कत है आपको कालीचरण सिंह जी से? क्यों आपने उनके खिलाफ नॉमिनेशन फाइल कर दिया? मैं कालीचरण सिंह के अगेंस्ट में कहा नॉमिनेशन। क्या लग रहा है आपको? आप लगातार यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, थोड़ा बताइए अंक गणित के हिसाब से मैं बोला कितना वोट लेके आ रहे हैं? मैं इस बार का आप समीकरण समझिए, राजपूत आपको वोट दे नहीं रहा है, महागठबंधन वाले जो है आपस में लड़ गए, सर भी फोड़ दिए एक दूसरे का कि भाई आप कांग्रेस को मिल गया टिकट तो आरजेडी वाला नहीं देगा, यादव वोट देगा नहीं आपको, मुस्लिम आज तक दिया नहीं है, आगे भी नहीं देगा, और यहाँ क्रिश्चियन समाज के भी बहुत सारे वोट हैं जो मुझे लगता है 70-80,000 के वोट हैं जो कट्टर है मुस्लिम, तो कुछ दे भी दे बीजेपी को, वो एक वोट नहीं देगा। जब ये समीकरण आपके पास लड़खड़ा गया, आप किसके वोट से जीत जाइएगा? बीजेपी को लोग हराएंगे या बीजेपी के ही लोग हराएंगे? बीजेपी के ही लोग भी हराएंगे और बीजेपी को लोग भी हराएंगे, ये नहीं, उनको भी देखिए। मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि आपके बारे में कहा जा रहा था कि आप पहले बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे, और जब आपको टिकट संभवतः नहीं मिलने की आपको लगा कि अब यहाँ गुंजाइश नहीं बची है, तो आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का राग अलापने लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप बीजेपी माइंडेड ही हैं और इसलिए आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के ही लोग बीजेपी को हराएंगे? व्हाट इज योर टेक? दर्शक हमारे कहेंगे कि डॉक्टर साहब एम्स से पढ़े हैं, बौद्धिक क्षमता का कोई सवाल नहीं है, और अपने परिश्रम से, अपने ताप से, अपनी मेहनत से सब कुछ कर ही रहे हैं, उन्होंने सब कुछ अर्जित किया है। ये विचार चुनाव लड़ने का विधानसभा के समय क्यों नहीं आया? आपने डायरेक्ट सांसदी का चुनाव लड़ना क्यों उचित समझा? क्या आपको लगता है कि भाई ये मेरे फोटे के साथ मैच करेगा, विधानसभा चुनाव होना हो मेरे बस, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन आप चुनाव लड़ लिए? लोग तो ये भी बता रहे हैं आपके बारे में कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, जीतना हारना तो बात की बात है, ताकि अगली बार या उसकी दूसरी बार आपको मौका मिल जाए, बीजेपी अपने टिकट पर आपको चुनाव लड़वा दे। मैं जो मन में आपका बीजेपी है, लोग ऐसा बताते हैं। मैं कि एक सांसद के साथ साथ डॉक्टर भी फ्री में मिल रहा है जो 3 साल सेवा करके अपने हमें संतुष्ट कर दिया कि वो मजबूत आदमी है और सेवा करने वाला है, विचारवान भी, आध्यात्मिक व्यक्ति है जिसका केवल बात सुन के जीवन बदल सकता है, तो वो भी इस ऑफर का आनंद लेना चाहता है कि हमको सांसद के साथ साथ डॉक्टर मिलेगा, वो भी एम्स का, जिससे हमारा सांसद इलाज कराते हैं, मुझे इलाज कराने का फ्री में मौका मिल जाएगा, तो इस मौका को मैं क्यों छोड़ूं? मोदी जी जब 10 साल में हमारा बंटाधार कर ही दिए, कुछ दे ही नहीं पाए, तो 15वां साल में किस बात का गारंटी कि हमारा जीवन बेहतर कर देंगे? इस बात की कोई गारंटी है? ये महागठबंधन वाले, उनके जीवन का कुछ उद्देश्य है बीजेपी को हराने के अलावा? और मैं नेता नहीं, मैं एक डॉक्टर। तो क्या आप कभी बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे? मैं जीतने के बाद, जैसा मैंने बोला, मैं एक नए पार्टी का निर्माण करूंगा जिसका नाम भारतीय आध्यात्मिक पार्टी, और उस पार्टी का कभी विलय नहीं होगा बीजेपी में? बीजेपी में विलय नहीं होगा। बाकी मैं क्यों करना चाह रहा हूँ उसका रीजन बता दूं, फिर आप बोलिएगा कि मत विलय कीजिए, आप बोलिएगा कि डॉक्टर साहब प्लीज इस पार्टी का विलय आप बीजेपी में मत कीजिएगा, मुझे भी उस पार्टी की जरूरत है जिस पार्टी की चर्चा आप करते हैं। दर्शक देखेंगे तो हो सकता है कि बोल दे कि अभी शादी हुआ नहीं, लोग बच्चे का नामांकन की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बतौर कैंडिडेट 10 में से कितना नंबर देंगे कालीचरण सिंह जी को? एक प्रत्याशी होने के नाते कालीचरण जी लीडर है ही नहीं, वो पॉलिटिशियन है ही नहीं, मैं बस आपसे एक व्यवसायी हैं और उनको हम 0 देना चाहिए। दूसरा, केएन त्रिपाठी जी का इमोशनल कंट्रोल इतना पुअर है कि जिस दिन इलेक्शन होगा
और मतदान चल रहा है, उस दिन आप पिस्टल लेके हवाई फायर कीजिएगा, ऐसा कोई मूर्खता करेगा कभी? यानी आपका इमोशन पे कंट्रोल करना है। आपको स्टिमुलस मिलेगा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको पता है कि जब हवाई फायर उस समय हो सकता है, तो यहाँ भी ज्यादा मूड खराब होगा तो हवाई फायर हो सकता है। जी। तो ये अगर आपका छवि रहेगा, लोग आपसे भयभीत होंगे। राजनीति में अलग तरह का आकर्षण होता है। प्रशासनिक अधिकारी, पुराने ब्यूरोक्रेट्स, ये तमाम लोग, चाहे आपने देखा होगा कि भोजपुरी के पावर स्टार, सुपरस्टार, ये तमाम जो लोग हैं वे अब राजनीति की तरफ आ रहे हैं। लेकिन इन सब तरह के आगमन में हमने देखा है कि डॉक्टर के पेशे से बहुत कम लोग हैं जो राजनीति में आ रहे हैं। इस वक्त हमारी टीम, द फोर्थ पीरियड की टीम चतरा में है। चतरा के लोकसभा में अलग अलग विधानसभाओं में यात्रा कर रही है और इस यात्रा के दौरान जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं या फिर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, इसके इतर एक ऐसे कैंडिडेट की चर्चा है जो डॉक्टर हैं और जिन्होंने बीते 3-4 सालों से चतरा में खूब सेवा की है, अपने कैंप लगाकर, मेडिकल कैंप लगाकर यहाँ लोगों का इलाज भी किया है। तो चतरा में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं द फोर्थ पीरियड के नए नवेले सेगमेंट नेतागढ़ में डॉक्टर अभिषेक सिंह से, जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश में है। उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और उनका दावा है कि वे बीते 4 सालों से 5 सालों से जो मेहनत कर रहे हैं चतरा में, उसके बनिस्बत वे बीजेपी को, कांग्रेस को और इसके साथ साथ अन्य प्रत्याशियों को पछाड़ पाएंगे। सबसे पहले तो द फोर्थ पीरियड के नेतागण के नए नवेले सेगमेंट में आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। बहुत मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है और बड़ा स्वाभाविक सवाल है। इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, आपने रांची में बाकायदा मीनाक्षी नेत्रालय की स्थापना की है, बहुत प्रतिष्ठित आपका संस्थान है, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको राजनीति में आने की जरूरत पड़ी। लोग कहेंगे भाई डॉक्टर साहब को क्या दिक्कत हो गया, सबका सेवा तो वहां भी कर रहे थे, अब राजनीति में आके कौन सी सेवा करनी है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी। राजनीति में क्यों जाना चाहिए? हम्म, अगर आप बेरोजगार हो, कोई काम धंधा ना हो, कहीं नौकरी नहीं लगी, तो जाके नौकरी तलाशने के लिए आपको राजनीति करनी चाहिए? या आप इतने सक्षम व्यक्ति हो कि जब आप खुद अपने जीवन में हर तरह के मुकाम हासिल कर चुके हैं, आपने ये मेरे से बोला कि आपका सब कुछ चल रहा है बेहतर, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग इस झारखंड में रहते हैं जिनका सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। राजनीति का उद्देश्य मानवता का कल्याण होता है, लोगों को साहस देना बड़ा सपना देखने के लिए, उनको एक व्यवस्था देना, उनके जीवन में वो पूरी तरह से एक मजबूत नागरिक बने, मजबूत मनुष्य बने और प्रोडक्टिव इंसान बने, और जो रियली वाइब्रेंट और बहुत एक ऐसा स्टेट जो आप पूरे नागरिक को मजबूत बनाना चाहते हैं, वो साथ ही साथ वैचारिक और संस्कारिक जो उनके अंदर दोहन हो रहा है उसको भी कैसे खत्म करके उसमें भी उनको मजबूत बनाया जाए, और साथ ही साथ उनके अंदर एक ऐसा विचार हो जहां लॉ का चले और एक ऐसी विचार जो आध्यात्मिकता से जुड़ी हो। क्योंकि अगर ये सारा विकास लोगों का नहीं होगा तो कभी भी हमारा समाज जो है संपूर्ण नहीं हो सकता है, हमेशा संघर्ष करते रहेगा, लड़खड़ाते रहेगा, और कहीं न कहीं उसके चलते उस समस्या को ही खत्म करते करते हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। दर्शक हमारे कहेंगे कि डॉक्टर साहब एम्स से पढ़े हैं, बौद्धिक क्षमता का कोई सवाल नहीं है और अपने परिश्रम से, अपने ताप से, अपनी मेहनत से सब कुछ कर ही रहे हैं, उन्होंने सब कुछ अर्जित किया है। ये विचार चुनाव लड़ने का विधानसभा के समय क्यों नहीं आया? आपने डायरेक्ट सांसदी का चुनाव लड़ना क्यों उचित समझा? क्या आपको लगता है कि भाई ये मेरे फोटे के साथ मैच करेगा, विधानसभा चुनाव होना वो मेरे बस मतलब मेरे हिस्से की चीज नहीं, हम डायरेक्ट जाएंगे तो संसद जाएंगे? क्या क्या सोच है, क्या अवधारणा है? यहाँ फिर से आप मेरे लिए क्या सही है वो आपने चर्चा किया। मैं चुनाव इसलिए लड़ ही नहीं रहा हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा, क्योंकि जितनी सांसद बेचारा आइदर उसकी सैलरी या उसका पावर, मैं हर तरह से बहुत ज्यादा मजबूत हूँ। सैलरी तो मतलब ये हालत है कि जितना सांसद को सैलरी मिलता मुझे एक आध 2 दिन भी नहीं लगेगा उतना कमाने में। तो ये महत्वपूर्ण है। आप हमेशा जो आज राजनीति को फाइनेंशियल एंगल से क्यों देखा जा रहा है या पावर के एंगल से क्यों देखा जाए? राजनीति का उद्देश्य है लोगों के जीवन का निर्माण, एक व्यवस्था ऐसा बनाना कि ज्यादा से ज्यादा लोग मजबूत इंसान बने। तो क्यों डॉक्टर अभिषेक सिंह को ये नहीं लगता है कि इस देश में जो राजनीतिक शक्तियां हैं, जो बड़े सशक्त राजनीतिक चेहरे हैं, वे उनके पास वे विचार नहीं है जो डॉक्टर अभिषेक सिंह के पास है? ऐसा क्या कर देंगे आप जो बाकी प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर पा रहे,
या इस राज्य में झारखंड में बाबूलाल नहीं कर पा रहे, हेमंत सोरेन नहीं कर पा रहे, और अभिषेक सिंह क्या कर देंगे अलग? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर अभिषेक अपना सेल्फ डेवलपमेंट करा चुके हैं। बाबूलाल मरांडी जी हो सकता है कि जाति के आधार पर नेता है, क्योंकि अगर मान लीजिए जाति का नहीं देखा गया, एक ट्राइबल बहुल अगर क्षेत्र नहीं होता तो हो सकता है कि वो शायद कभी सीएम नहीं बनते। यहाँ एक मानसिकता बन गई कि एक ट्राइबल ही सीएम बन सकता है। उनके अंदर आत्मविश्वास आया कि हम बना सकते हैं। ऊपर वाले नेता को लगा कि यार एक किसी ट्राइबल को ही बनाना है, तो उसमें बाबूलाल मरांडी बन गए। अपने कॉम्पिटेंस के चलते वो नहीं बने। दूसरा चीज है, मोदी जी का जो प्रादुर्भाव हुआ है, वो जो उनकी सॉफ्टवेयर है, वो रगड़ते 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 जाके अभी थोड़ा सा चमके। उनको 45-50 साल लगा। हम अगर जिस पैशन से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं 24/7, डॉक्टर अभिषेक जब क्लास में थे तब भी टॉप करते थे। जब डॉक्टर में सिलेक्शन लेना था तब भी मैं बोड़ा छाप स्कूल से निकल के डॉक्टर बन गया। जिस मेडिकल कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, एम्स में 35 साल तक सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं जाके वहाँ पे दिल्ली एम्स से सिलेक्शन भी हो गया, और उसके बाद बहुत सारे लोग आना भी शुरू कर दिए। उसी जिस इंटेंसिटी से मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, अगर सेम इंटेंसिटी से डॉक्टर अभिषेक राजनीति करेंगे तो उनसे कम से कम 100 गुना ज्यादा मैं सफल रहूंगा, क्योंकि मैं बचपन से ही सफलता मैंने देखा और मैं कंटेंटेड हूँ। साथ ही साथ जो मोदी जी और अमित शाह या मान लीजिए जो यहाँ के हेमंत सोरेन नहीं कर पाए, मैं वो कार्य तो यहाँ चतरा संसदीय क्षेत्र में 325 मेगा हेल्थ कैंप करके मैं ऐसे लोगों को जो कभी डॉक्टर का दर्शन नहीं कर सकते हैं, जो कभी रांची जा नहीं सकते हैं, ये यहाँ के सदर हॉस्पिटल चाहे चतरा का हो, चाहे लातेहार का हो, चाहे पांकी का हो, रेफरल सेंटर है। मैं आई के साथ साथ न्यूरो साइकेट्रिक उतना दवा भर भर के लाता था। एक एक जो मेरा कैंप होता लगता है कि 4-4, 5-5 लाख का दवा एकदम पड़ा हुआ है, और मैं लोगों को दे रहा हूँ। मेरा एक पेशेंट देखने का 1100 फीस है। मैं यहाँ के सांसद को भी देखता हूँ, सीएम भी पेशेंट हैं, और मैं जाके जंगल में अपने बिना जीवन का प्रवाह किए हुए कि ये जंगल डिस्टर्ब भी है, यहाँ आए दिन हत्याएं होते रहती हैं, और मैं एक पॉलिटिक्स में जाना है, मुझे एमपी का चुनाव लड़ना है, और मैं उस तरह से कार्य कर रहा हूँ। एक तरह से मैंने अपने जीवन को भी दांव पर लगा दिया। किसी के मन में कुछ भी आ गया, मेरे साथ तो कोई पार्टी नहीं है, मेरे पास कोई, मैं ऐसा नहीं कि बॉडीगार्ड लेके भी नहीं जाता था। मैं अकेले घूम घूम के, जहां चतरा और लातेहार और पांकी के लोगों को जाने में डर लगता होगा, डॉक्टर अभिषेक जाके वहां पर कार्य किए। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जिसके बिना पे आप तो वोट मांग ही रहे हैं ना, और आपने 2-4 सालों तक लगभग, यानी चुनाव से 2-4 साल पहले तक आपने बकायदा ये पूरे प्रोसेस को अपनाया, आपने मेडिकल कैंप्स वगैरह लगाए। कैंप नहीं इसलिए क्योंकि मैं राजनीति में 3 चीज लाना चाहता हूँ। अभी तक राजनीति में क्या चलता है? बाहुबल, धन बल, पार्टी बल, छल बल, जाति बल, इसके अलावा प्रलोभन बल। मैं क्या कर रहा हूं? सेवा, ज्ञान और अध्यात्म, तीनों चीज को राजनीति में ला रहा हूं। इसके अलावा और दूसरे किसी और बल का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं। ये तो सब बोलते हैं, मतलब ये क्यों बोलते नहीं, मैं किया ना, मैं बोला हूं। मैं लिख के आज के 1 महीना पहले दिया कि आप ये एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि डॉक्टर अभिषेक के पॉकेट से 1 रुपया भी निकल के आपके पॉकेट में नहीं जाने वाला है। कोई बूथ कमेटी के नाम पे या एजेंट बनने के नाम पे आपको 1 रुपया मेरे तरफ से नहीं मिलेगा। मैं बहुत अच्छा रोजगार अपना मेरा है, मेरा बेटा का भी भविष्य बहुत बढ़िया है। आप देख लीजिए कि आपके जगह का, आपके बेटा का भविष्य कैसा है। अगर उसके लिए नेतृत्व करता आपको मजबूत चाहिए तो आप निस्वार्थ भाव से काम कीजिए, जैसे मैं काम कर रहा हूं, वरना आप मत काम कीजिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त पूरे, खास करके चतरा में, अभी कल जो है वो मोहन यादव आए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए यहाँ पर, और उन्होंने मंच से कहा कि हमने पहली दफा यहाँ पर स्थानीय प्रत्याशी को उतारा है। इस बार चतरा में स्थानीयता पर बड़ा जोर है, बड़ा आग्रह है ना। आप क्या स्थानीय हैं, चतरा के हैं आप क्या? मैं पलामू प्रमंडल का रहने वाला हूँ। पलामू कह सकते हैं एक ही जिला था, बाद में 3 जिला बना। गढ़वा जिला का रहने वाला हूँ मैं। बेलहद गांव हुआ। ये मुझे बताइए कि मोहन यादव जी को ये क्वेश्चन उनसे पूछना चाहिए था कि आप चतरा के साथ तो बहुत न्याय किए, आप बनारस के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं कि वहां पे मोदी जी को जबरदस्ती आप धकेल के बैठाए हुए हैं? बनारस के लोग नहीं सांसद बन सकते हैं? आप यूपी के लोगों के साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? योगी जी कहाँ रहने वाले, उत्तराखंड के, यूपी के सीएम बने हुए हैं, लोगों को मजा भी बहुत आ रहा है। और
ये मोहन यादव जी जो थे, ये यादव वोटर को बहलाने और फुसलाने आए थे। यहाँ पे यादव समाज के वोटर काफी हैं, 8.8%। उससे ज्यादा है, हम्म। उससे भी ज्यादा वोटर हैं। और पहले बीजेपी धर्मवाद करती थी, अब जातिवाद के प्रवर्तक भी बीजेपी ही बन गई है। इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। जो इनका एजेंडा था पहले वाला, वो फुलफिल हो चुका है। अब ये पावर के गुलाम लोग हैं, ये पावर के गुलामी करेंगे। उसके लिए जाति, पहले धर्म यूज करते थे, वो लगा कि अब ये तो काम हो ही गया है, अब जाति को जबरदस्त तरीके से यूज करेंगे। यहाँ पे ये हंटरगंज में भेजे मोहन यादव को, अभी कुछ दिन में मैं सोच रहा हूँ कि अनुराग ठाकुर आने वाले हैं, वो राजपूत हैं, और मयूरहंट और इटखोरी में राजपूत समाज के लोग ज्यादा हैं। ये शुद्ध रूप से जातिवाद इनकी मानसिकता है। ऐसे लोग जो बड़ा सोच नहीं सकता है, इनके दिमाग में शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, इनके दिमाग में यहाँ की रोड की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, यहाँ इंडस्ट्री क्या होना चाहिए, लोगों का बौद्धिक विकास कैसे होना चाहिए, कैसे लोग इतने 30 साल से जो जिस तरह से संघर्ष झेले, इनको कैसे थोड़ा मरहम लगाया जाए ताकि ये उठ के खड़ा हो सके। ठीक है, हम उस पर आएंगे। आप पलामू के रहने वाले हैं, तो आपने चतरा ही क्यों चुना? झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, है ना? अगर आप 5 आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें अगर छोड़ दें, है ना, और अगर एक एससी सीट पलामू छोड़ दें, तो उसके बावजूद आपके पास बहुत सी सीट ऐसे बचती। आपने चतरा ही क्यों चुना? क्या इसके पीछे कोई वजह रही? क्या कुछ राइवलरी है क्या यहाँ के वर्तमान सांसद से या यहाँ के वर्तमान प्रत्याशी से, या कुछ ऐसा कनेक्शन है क्या कि आपको यहाँ के व्यापारियों से पैसा मिल रहा है कि भाई आप चुनाव लड़िए? क्या है मामला? यहाँ क्यों नहीं आप बुड्ढा से चुनाव लड़े? यहाँ के सांसद हमारे पेशेंट हैं एक्चुअली, और मेरे लिए वो मतलब उनसे बड़ी अच्छी संबंध है, घनिष्ठता भी है। सुनील सिंह सुनील सिंह जी हमारे पेशेंट है, 3 बार दिखाए। एक बार मैं चतरा में उनके लिए 12 डॉक्टर के साथ कैंप भी किया हूँ। तो मेरा किसी से राइवलरी नहीं होता। डॉक्टर अभिषेक का एक ऐसा व्यक्तित्व है कि राइवलरी वाला काम मैं नहीं करता हूँ, मैं पर्पसफुल वर्क करता हूँ। दूसरा चीज, चतरा को मैंने नहीं चुना, चतरा मुझे चुन लिया। अब एक ऐसे घटना हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। आज के 3 साल पहले एक राजेश शर्मा जी व्यक्ति हैं, मनिका के रहने वाले हैं, वो आरोग्य भारती के सह सचिव हैं, जो आरएसएस का एक विंग है। वो हमारे पीछे पड़ गए कि डॉक्टर साहब एक कैंप कर दीजिए मनिका। मैं बोला यार मनिका कौन जाएगा, मनिका कोई जाने वाला जगह है। मैंने 5 बार मना किया था, उनके पास मेरा फोन नंबर भी नहीं था, लैंडलाइन पे हॉस्पिटल में फोन करते थे, मैं मना करता था। लेकिन ऐसा वो चिपके रहे कि ये कैंप मुझे मनिका में करना पड़ा। वहां पे 120 लोगों को देखे, वहां का जंगल, पहाड़, लोगों की सरलता और जरूरत। मैं वहां पे एक स्पीच भी दिया जिसमें स्वास्थ्य का संबंध समाज और प्रकृति से क्या होता है उस पर चर्चा भी किया, दवा भी दिए वहां लोगों को, चश्मा का पावर भी चेक हुआ। 120 लोग मेरे से काफी प्रभावित हुए। उस समय 50 रुपया फीस वो रखे थे अपने मैनेजमेंट के लिए, मेरा तो फ्री का ही सेवा था। तो मेरे दवा, मेरे विचार से लोग काफी प्रभावित हुए। कितने लोग 100, 150, 200 भी देके गए कि डॉक्टर साहब दवा दिए, अच्छे डॉक्टर हैं, पहले भी सुने थे, तो आप इतना रख लीजिए। तो फिर राजेश शर्मा जी बोले कि सर आपके दवा से लोगों को बहुत फायदा हुआ, दूसरा कैंप हम लोग मैटलॉन्ग में करते हैं। मुझे भी वहां जाके अच्छा लगा था, तो मैं बोला कर देंगे। तीसरा कैंप लातेहार में हुआ, लातेहार के ऑडिटोरियम में। उसमें वहां यहाँ के वर्तमान जो सांसद थे वो भी आए हुए थे। मैं वहां पे चर्चा किया एक्चुअली भविष्य की चुनौती, मानवता किस चुनौती से एक्चुअली सामना करने वाला है, जीवन दर्शन क्या है, अध्यात्म क्या है, इससे आपके जीवन में फायदा क्या होता है, स्वास्थ्य कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, जीवन क्या है। तो ये सारी चर्चा सुन के वहां के युवा और बहुत सारे लोग जो है इतना ज्यादा प्रभावित हुए, बोले कि डॉक्टर साहब हमारे जो भी सांसद होते हैं वो टिकट मैनेज करके आते हैं, उनको वोट करना हमारी मजबूरी होती है, हम सांसद चुनते नहीं है, हम वोट करते हैं। उस समय एक और बड़ी ही यहाँ पे प्रभाव जो था प्रचलित था कि कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, किसी को आप टिकट दे दीजिए बीजेपी का, वो चुनाव निकाल देगा। मेरा सवाल इसी से है, आप संभवतः राजपूत समाज से आते हैं जी, और ये जो सीट है जहां इस वक्त हम लोग बैठे हैं, जहां बातचीत कर रहे हैं, ये चतरा लोकसभा की सीट है और यहाँ से 2 बार राजपूत समुदाय से, राजपूत कास्ट से ही आने वाले सुनील सिंह का टिकट काट दिया गया और यहाँ कालीचरण सिंह को टिकट दिया गया जो भूमियार समाज से आते हैं संभवतः। क्या आपने ऐसा देखा क्या कि सुनील सिंह के टिकट कटने से नाराज हैं राजपूत समाज, और एक उनका भरोसा लेकर, एक उनको थोड़ा अपनी तरफ खींचकर क्या एक माहौल जो है यहाँ परिवर्तन किया जाए? और चूंकि भूमियार की बहुत बड़ी आबादी यहाँ नहीं है चतरा में, और राजपूतों का चूंकि यहाँ थोड़ा वर्चस्व उस तरीके का रहा है, तो क्या ऐसा कुछ मौका रहा क्या कि आपने देखा कि भाई ये मौका है, सुनील सिंह का टिकट कटा है, राजपूत नाराज हैं, मौका बढ़िया है, ताल ठोक देते हैं, लोहा गर्म?
आज के 3 साल पहले जब मैं तैयारी शुरू कर रहा था, हाँ। उस समय मुझे एक राजपूत कैंडिडेट को ही हराना था जो बीजेपी के प्रत्याशी थे। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि एक कोई भूमिहार कैंडिडेट मेरे सामने आएगा। हम्म। मुझे राजपूत से ज़्यादा इस चीज़ का मेरे ज़हन में था कि एक कमज़ोर व्यक्ति जो चतरा का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, वो टिकटधारी सांसद हैं। एक मजबूत नेतृत्व करता चाहिए चतरा को, जो चतरा को न्याय दिला सके। इसके 30-40 साल का ड्यूज जो दिल्ली और रांची में पड़ा हुआ है, उसको निकलवा के यहाँ के लोगों को दे सके। तो इस क्वेश्चन का कोई आधार नहीं बनता। हाँ, बीजेपी को मैं धन्यवाद जरूर देना चाहूँगा कि जिस राजपूत समाज को मुझे समझाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, और मुझे अगर ठीक से देखें तो मैं आज के 3 महीना पहले जो समीकरण या 2 महीना में समीकरण मेरे दिमाग में था कि मुझे वोट कौन कौन करेगा, सबसे ज़्यादा एक कोई जाति जो मेरे पीछे दीवानगी से पड़ा हुआ था, यादव। दूसरा, सरलता से कम वोकल लेकिन समर्पण था कि ये गरीब व्यक्ति को मदद कर सकते हैं, मदद करने का भाव है इनका, एसटी एससी। तीसरा, मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोगों को मैंने मदद किया था, और मेरे विचार, आध्यात्मिक सोच, वो धर्म से ऊपर वाले सोच के चलते उनको भी था कि कोई व्यक्ति ऐसा मिले कि जो ये धर्म का जो लड़ाई चल रहा है थोड़ा उसके ऊपर सोचे और इससे जहमत से हमको निजात दिला दे। तो मुस्लिम समाज का जबरदस्त मेरी तरफ झुकान था। इसके बाद वैश्य समाज, बहुत सारे लोग, जब मैं यात्रा शुरू किया था तो वो सारे हमारे जुड़े हुए थे। तो राजपूत समाज को समझाने में बहुत मुश्किल हो रहा था। डेफिनेटली उनका वर्चस्व है, बहुत प्रभाव है इस क्षेत्र में, बहुत सारे अब वोट वो मान गए, राजपूत समुदाय अब मान गए आपके लिए? अब ऑप्शन नहीं बचा ना। अच्छा, तो आपने जितना अब ऑप्शन नहीं बचा, तो अब जो है राजपूत समाज एकदम खुल के मेरे साथ है कि भाई जब बीजेपी क्षत्रिय विहीन कर सकता है झारखंड को और दूसरे स्टेट में, तो हम अपने मान सम्मान और अपने गौरव को बचाने के लिए हम तो अपने समाज के लोगों को वोट करेंगे ही करेंगे। तो बीजेपी एक तरह से जो समाज को हम समझाने में सबसे ज्यादा मुश्किल हो रहा था। आपने क्या समझाया राजपूत समाज को? मैंने नहीं समझाया, बीजेपी समझा दिया। बीजेपी समझा दिया कि हम आपके नहीं है, आप अपना रास्ता देख लीजिए। तो रास्ता देखते देखते डॉक्टर अभिषेक के पास आ गए। उनके पास और भी जो ऑप्शन था, गिरिराज सिंह जी का, अरुण सिंह जी का भी चर्चा चल रहा था, तो वो सोच रहे थे कि चलो इधर जाएंगे, वो भी रास्ता बंद हो ठीक गया। है, राजपूत समाज जब वे खुद समझे और बीजेपी ने जब उनको समझाया, तो उन्होंने आपको क्या बताया कि आपको वो लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप उनकी जात बिरादरी के हैं? देखिए, चूंकि बीजेपी अभी जातिवाद राजनीति कर रहा है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मोहन यादव जी हंटरगंज में पहुंचे क्योंकि यादव समाज के हाँ, लोग इसलिए वहाँ हम उस सवाल से पे आपको जोड़ रहे हैं। वहाँ अगर मान लीजिए जो ठाकुर जी को भेजा जा रहा है वो राजपूत समाज के, इसलिए मयूर हंट इटखोरी में। तो अगर बीजेपी जातिवाद का राजनीति करेगी तो राजपूत समाज हमारे पास आए कि हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं। कोई आपके पास घर में गिफ्ट लेके आएगा बढ़िया, तो आप क्या बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। ऑब्वियसली इस समय मुझे चुनाव जीतना है और मैं राजपूत समाज का ही हूँ, लेकिन मैं एक आध्यात्मिक विचारधारा का व्यक्ति हूँ, तो मैं थोड़ा जाति और धर्म से ऊपर का चीज हूँ। मैं कास्ट से ज्यादा कॉम्पिटेंस और रिलीजन से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बिलीव करता हूँ। लेकिन चुनाव में अगर राजपूत समाज हमारे साथ जुड़ रहा है तो मैं तो उनका डेफिनेटली स्वागत करूंगा और मुझे खुशी होगी, और कि भाई ठीक है, उनकी क्षत्रियता एक बड़े उद्देश्य के लिए यूज हो जाए। उनकी क्षत्रियता की जो शक्ति है, जो वर्षों से उन्होंने समाज को न्याय दिलाया है, समाज के लिए लड़ा है, कितना सफल रहे नहीं रहे वो मतलब इतिहास की बात है। हमेशा आप सफल रहे कोई जरूरी नहीं, लेकिन आपकी क्षत्रियता समाज को संतुलित करने में, अभी जो अव्यवस्था अंधकार को खत्म करने में अगर यूज हो जाए तो इससे बड़ा और कार्य क्या हो सकता है? डॉक्टर साहब, आप हमको ये बताएं, आपने उंगलियों पर जुड़वा दिया कि मुसलमान इस वक्त हमारे साथ हैं, राजपूत हमारे साथ हैं, यादव हमारे लिए बहुत खुश हैं कि उनको लगता है कि उनके तरफ से एक नया कैंडिडेट आ गया है। जब सब लोग आपके साथ हैं तो फिर क्या होगा कालीचरण सिंह जी का, जो ये कह रहे हैं कि हम तो सीआर पाटिल से ज़्यादा वोट लेकर के आएंगे, और बीजेपी के इंटरनल सर्वे में कहा जा रहा है कि संभवतः चतरा सीट पर एक तरफा चुनाव होने जा रहा है, बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। मतलब मैं तो यही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 1984 से आज तक कांग्रेस यहाँ नहीं जीत पाई, आप कैसे जीत जाएंगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, अभी भारतवर्ष में कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा सकती है, ये इम्पॉसिबल है। उन्होंने अपने ब्रांड वैल्यू को इतना खराब कर लिया है, उनके पास लीडर नहीं है, लेकिन बीजेपी को लोग हरा देंगे। यहाँ की जनता बीजेपी को पक्का हराएगी। बीजेपी हवाबाजी, बीजेपी को लोग हराएंगे या बीजेपी के ही लोग हराएंगे बीजेपी को?
बीजेपी के ही लोग भी हराएंगे और बीजेपी को लोग भी हराएंगे, ये नहीं, क्योंकि उनको भी देखिए। मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि आपके बारे में कहा जा रहा था कि आप पहले बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे और जब आपको टिकट संभवतः नहीं मिलने की आपको लगा कि अब यहाँ गुंजाइश नहीं बची है, तो आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का राग अलापने लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप बीजेपी माइंडेड ही हैं और इसलिए आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के ही लोग बीजेपी को हराएंगे? व्हाट इज योर टेक? एक्चुअली मैं पिछले 1 नवंबर को मैंने घोषणा किया था, 21 दिन का मेरा हर घर संवाद की एक यात्रा हुआ था, ठीक बात। जिसमें पूरे 21 दिन मैं चतरा संसदीय क्षेत्र घुमा। इस जगह को मैं महसूस करना चाह रहा था, मैं यहाँ के जंगल, पहाड़, नदी और लोगों से बात करना चाह रहा था, क्योंकि किसी जगह पे कर्म भूमि और कार्य क्षेत्र बनाने के लिए पहले उस जगह को समझना बहुत जरूरी है। वो जगह आपको बहुत कुछ अपने बारे में बताएगा, जो बरसों से वो एक दास्तान अपने साथ समेटे हुए है। आप प्रकृति से चर्चा कीजिए, नदी से चर्चा कीजिए, पहाड़ से चर्चा कीजिए, वो मनुष्य से ज्यादा आपके बड़े शिक्षक भी बन सकते हैं और कोच और गाइड भी बन सकते हैं। जब मैं उस पद यात्रा के बाद आया तो मैं 1 नवंबर को एक घोषणा कर दिया था कि मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। उससे पहले मेरा जो स्टेटमेंट हुआ करता था वो ये था कि पहला ऑप्शन बीजेपी, अगर जरूरत पड़ा तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के मैं नया पार्टी का निर्माण करूंगा जिसका नाम भारतीय आध्यात्मिक पार्टी होगा। लेकिन वो पद यात्रा मेरे सॉफ्टवेयर को चेंज कर दिया। मैं लोगों के मन को पढ़ लिया, लोगों को भी समझ लिया। लोग जो हवा हवाई हैं, ऊपर ऊपर देख रहे हैं, उनको लग रहा था कि बीजेपी की बड़ी जबरदस्त यहाँ पकड़ है। मैं ये सेंस कर लिया कि लोग जो है पार्टी से बहुत ज्यादा खफा है। सुनील सिंह जी से एकदम उसके लिए तो अपना जान देने के लिए तैयार है कि कैसे हराना है। और इसी के चलते बीजेपी टिकट काट के और लोगों के दिमाग में स्थानीयता कुछ पत्रकार घुसा दिए थे और कुछ वैसे नेता जो अपनी कोई सक्षमता नहीं है, बैसाखी चाहिए, तो एक लगातार दिमाग में घुसा दिया स्थानीय तो मान लीजिए 2009 में भी 2 स्थानीय खड़ा हुए थे, अरुण यादव जी और उधर रंजन यादव जी, वो दोनों तो एकदम धरती पुत्र थे। उनसे बचने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को वो सांसद बनाए जिनका वोटर 500 भी शायद इस पूरे चतरा संसदीय क्षेत्र में नहीं होंगे। वो कहाँ के, वो पंजाब से मतलब रहने वाले, वो भी पाकिस्तान से माइग्रेट होकर पंजाब में आए थे। जब पाकिस्तान के रहने वाले लोग को लोग सांसद बना देंगे, ये इन लोग से बचने के लिए लोकल केवल जन्म प्रमाण पत्र और आधार प्रमाण पत्र के हिसाब से कि पड़ोसी को पानी भी एक गिलास ठीक से आप ऑफर किए कि नहीं, कोई आया तो प्रेम से मिले कि नहीं मिले। आप यहीं के लोगों का शोषण करने के लिए, हो सकता है कि दिल्ली वाला आपको एक एजेंट के रूप में यहाँ नियुक्त कर रहा है। उस मामले में आप बड़े प्रबुद्ध हो कि जो उसको एजेंडा फुलफिल करना है, यहाँ के कोयला पत्थर बालू के खदान के जो आनंद ले चुका है पार्टी और नेता, वो उस फील्ड का मास्टर आदमी को जो यहीं का हो उसको सांसद बना के, हो सकता है कि वो इतना दोहन और शोषण करे जो बाहर वाला आके भी बेचारा उतना दोहन और शोषण न करे, तो उसको भी शर्म आए। मेरा सवाल यहीं से है, आपकी चूंकि पेशेंट रहे हैं सुनील सिंह जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, क्या लगता है आपको उन्होंने यहाँ से कमाया खूब? क्योंकि यहाँ जो व्यवसाय है पत्थरों का, यहाँ जो व्यवसाय है कोयला का, है ना, और कहा जाता है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था उफान पर चली आती है इन्हीं माइंस की वजह से, इन्हीं स्टोन चिप्स की वजह से। क्या आपको लगता है, चूंकि आप उसी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सुनील सिंह ने यहाँ खूब धन कमाई की है इन व्यवसायों से? देखिए, ये उनका पर्सनल एजेंडा है कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया, ये हमें चर्चा करनी चाहिए। हाँ। ये मैं पर्सनल किसी पर अटैक नहीं करता हूँ, मुझे ये चर्चा करना चाहिए क्योंकि आपने भी कहा ना कि दिल्ली वाले ने एक एजेंट यहाँ पे लगा दिया, या दिल्ली वाले इस तरह से एजेंट तय कर देते हैं कि यहाँ से पैसा कमाएं और फिर वापस पार्टी को भेजे, संगठन को भेजे। बेसिकली यहाँ पे संसाधन का दोहन राजनीतिक जो है या नेता या पार्टी, उनका मुख्य उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य से यहाँ प्रत्याशी वो चुनते हैं। ये प्रत्याशी जिसकी सबसे बड़ी आदर से नाम अभी भी लिया जाता है वो है नामधारी जी, जो निर्दलीय थे। अभी भी जाइएगा क्षेत्र में तो किसी एक सांसद का, पिछले 4-5 सांसद जितने हो जिनको सबसे आदर से लोग नाम लेते हैं, वो नामधारी जी का नाम लेते हैं। तो सुनील सिंह जी क्या कमाए नहीं कमाए वो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा और वो अच्छा भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन का उद्धार नहीं कर पाए, किसी का फोन नहीं उठाए, किसी को मदद नहीं कर पाए, जो एक लीडरशिप की जो लोगों की जरूरत थी यहाँ पे उसको फुलफिल नहीं कर पाए, यहाँ के लोगों के लिए उपयोगी नहीं हो पाए, ये बहुत निराशाजनक था। और जिसके चलते वो बहुत बड़ा लीडर बन सकते थे चतरा में काम करके, आज कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर उन्होंने काम नहीं किया, पार्टी ने उनका टिकट काटा, कालीचरण सिंह जी को टिकट मिला,
क्या दिक्कत है आपको कालीचरण सिंह जी से? क्यों आपने उनके खिलाफ नॉमिनेशन फाइल कर दिया? भाई मैं कालीचरण सिंह के अगेंस्ट में मतलब कहा नॉमिनेशन? मैं तो अगर मान लीजिए एक प्रत्याशी हूँ, जी। तो जितने प्रत्याशी हैं हाँ, सब ठीक मेरे बात लिए है। प्रत्याशी कुल हैं। मैं किसी खास पार्टी और किसी खास व्यक्ति के अगेंस्ट में नॉमिनेशन नहीं डॉक्टर फाइल कर रहा। साहब मैं ये कह रहा हूँ कि 84 से तो इस सीट पर कांग्रेस आ नहीं रही। राजद को इस बार मौका मिला नहीं। निर्दलीय आया ना, निर्दलीय यहाँ से आए हैं। निर्दलीय आ गया ना, तो निर्दलीय मैं निर्दलीय तो हूँ। आप 84 क्यों जा रहे हैं? 2009 में क्यों आप नहीं दिमाग लगा रहे कि 2009 में जो बड़ा दो पार्टी मिलके जदयू और बीजेपी मिलके निर्दलीय को नहीं हरा पाई। अभी तो एक ही पार्टी का मुझे सामना करना है। इस बार तो मेरे लिए और आसान है मामला। क्या लग रहा है आपको? आप लगातार यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, थोड़ा बताइए अंक गणित के हिसाब से मैं बोला कितना ना, वोट लेके आ मैं रहे हैं? एक्चुअली बोला ना कि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और मेरे अंदर एक भविष्य को देखने की शक्ति भी है। और आज के 1 महीना पहले मैंने एक लेख बना के डाला उसमें हम्म, कि चूंकि मैं भविष्य को देख लेता हूं, तो एक आज घोषणा करना चाहता हूं और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हम लोग आपस में बात कर लेंगे कि मैं रियली आध्यात्मिक हूं और भविष्य को देखने की क्षमता मेरे अंदर है कि नहीं। इसका भी टेस्ट हो ही जाना चाहिए। डॉक्टर साहब बड़ा ट्रोल कर देंगे लोग अगर आप गड़बड़ हो गए तो। हाँ, मैं ट्रोल होने के लिए तैयार हूं। अगर मैं सही हो गया हाँ। तो मैं महापुरुष बन जाऊंगा। डॉक्टर अभिषेक से लगने से पहले और बोलने से पहले 10 बार आपको सोचना पड़ेगा ठीक कि ये महापुरुष हैं और संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ये भविष्य को देख लेते हैं। आप आज लिख के देंगे कि आप चतरा से चुनाव जीत रहे हैं? एकदम लिख के मैं दे दूंगा। मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है, मुझे कोई नहीं हरा सकता है। और ये मैं मेरे चलते नहीं होगा, मेरे कर्म के प्रभाव के चलते। मेरा देखिए, मैं आपसे बात थोड़ा कर रहा हूं बताइए कि- नहीं कितना वोट लेके आप आ रहे हैं, जी। इसके बाद फिर हम अंक गणित पर भी बात करेंगे। मैं देखिए, मैं जो बताया था हम्म, बीजेपी के कालीचरण जी को हम्म, 1.5 लाख से 1.5 वोट ज्यादा नहीं आएगा। 1.5 लाख से ज्यादा एक वोट नहीं आया। 1.5 लाख से 1.5 वोट ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा, महागठबंधन को बीजेपी से इस बार ज्यादा वोट आने वाला है। 1.5 से 2 लाख के बीच में रहेगी। थोड़ा जो केएन त्रिपाठी जी हैं उसके चलते थोड़ा अंक गणित ज्यादा खराब हो रहा है उनका, तो लुढ़क सकते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी से ज्यादा आने का चांस है। डॉक्टर अभिषेक को 4 से 5 लाख के बीच में, या एक एवरेज देखिएगा 3,60,000 से लेकर 5.5 लाख के बीच में वोट होगा। अब जरा डॉक्टर साहब हमको ये बताइए, अब हम थोड़ा 2019 के लोकसभा चुनाव पे चलते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सिंह को वोट मिला 5,26,205। आप बीजेपी के बदले हुए कैंडिडेट के बारे में कह रहे हैं कि आपको 1.5 लाख से एक वोट भी ज्यादा नहीं मिलेगा। पहली बात, किस आधार पर आप ये बात कर रहे हैं, ये जानते हुए कि 57% लोगों ने सुनील सिंह को पिछली बार, या यूं कहें कि सुनील सिंह को नहीं बीजेपी को वोट किया था 57% लोग। कांग्रेस को वोट करने वाले मात्र 16% लोग। ये 57% का मार्जिन कोई निर्दलीय कैसे कर सकता है? आपका कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं, मुझे जहां तक जानकारी है, इसे दूसरे तरीके से आप ना लें, झारखंड में खास करके अगर चतरा को छोड़ा जाए, चूंकि आपकी ये कर्म भूमि रही है, और पलामू को छोड़ा जाए जहां आपकी जन्मभूमि रही है, तो कोई आपकी वैसी प्रसिद्धि बाकी अन्य क्षेत्रों में नहीं रही। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बाकी रही होगी, जाहिर है कि आप एक चर्चित डॉक्टर हैं, इस बात में कोई शंका नहीं है, पर उस तरह का आकर्षण अभी नहीं है लोगों के बीच में, और उस तरह का चेहरा अभी नहीं है। आप किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि 57% वोट वाले पार्टी के कैंडिडेट को आप काट देंगे इस बार? कैसे संभव है? देखिए, कोई भी बड़े वंश, राजा और बड़े आदमी का विनाश कोई दूसरा कोई नहीं करता है। वो अपना विनाश अपने कर्म के द्वारा कर देता है। आज जिस कांग्रेस को आप बिल्कुल लगा ही नहीं रहे, वही कांग्रेस थी कि जो पूरे भारतवर्ष में उसके सामने बीजेपी की कोई औकात नहीं थी। 2 सीट की पार्टी, बिल्कुल। और आज वही कांग्रेस कहां लुढ़क गई। आप देख रहे हैं कि ऑपोजिशन को, मतलब अस्तित्व में भी ऑपोजिशन बने रहे, उतना भी सीट नहीं आ रहा, 10% भी नहीं। कालीचरण जी का कांटा जो बीजेपी के जो शिष्य नेतृत्वकर्ता जो चतरा के छाती में चुभाना चाहते हैं, दिमाग में घुसाना चाहते हैं, ये कांटा को लोग नहीं सह पाएंगे। डॉक्टर साहब, कालीचरण सिंह जी कभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहे नहीं, उनके खिलाफ कोई लूपहोल्स नहीं है। जब आपके पास सामने कैंडिडेट वैसा हो जिसका कोई राजनीतिक मतलब पारी नहीं रहा हो, आपको कहने को बहुत कुछ नहीं रह जाता है उनके खिलाफ। आप क्या गिना सकते हैं उनके खिलाफ? क्या लगता है मुझे उनके बारे में कुछ गिनाना ही नहीं है। वो राजनीतिक नहीं, आप उनके वोट बता रहे हैं कि 1.5 लाख से ज्यादा वोट नहीं आएगा, तो किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं? वो चतरा के रहने वाले हैं,
मैं कैसा डॉक्टर हूँ और मैं बैठ के वहाँ इलाज कर रहा हूँ, तो डॉक्टर अभिषेक क्या है वो सबको पता है, क्योंकि लोगों से ही तो मिलना जुलना, एवरी डे मैं एग्जामिनेशन दे रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ, लोग मुझे असेस भी कर रहे हैं कैसे व्यक्तित्व के हैं, कैसा बातचीत करते हैं, इलाज के अलावा क्या क्या करते हैं। ठीक बात। तो कालीचरण जी का भी जो अपना व्यक्तित्व है, यहाँ पे चतरा के लोग देखे हैं, मिले हैं, जानते हैं। दूसरा चीज है, दूसरी जगह के लोग उनको बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो अब ये जहां बिल्कुल नहीं जानते, उनको लगता है कि सुनील सिंह वाला रिपीट टेलीकास्ट ना हो जाए, 10 साल तो हमने बर्बाद कर ही दिया अपने जीवन का, ये बीजेपी कहीं 15वां साल भी बर्बाद ना कर दे। अब लोगों की जरूरत बढ़ गई है, लोग शारीरिक और मानसिक रूप से पहले से ज्यादा परेशान है, कोरोना के बाद और ज्यादा परेशानी मैं बढ़ा। डॉक्टर साहब से साफ साफ ये पूछना चाहता हूं कि आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो बीजेपी के खिलाफ कैसे अपना प्रचार करते हुए बीजेपी की कमियों को क्या गिनाते हैं, और कालीचरण सिंह जी के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए क्यों कालीचरण सिंह को वोट नहीं करे, क्यों केंद्र पार्टी को वोट नहीं करे, जनता आपको वोट करेगी? जो बीजेपी या महागठबंधन आज कर रही है ना, मैं अपना प्रचार पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। आप अभी चतरा में 3 दिन से आए हैं, कुछ शहर में लोगों से मिलिएगा, वैसे लोगों से ज्यादा मिलेगा जो नेता टाइप का है। नेता लोग हवाबाजी करता है और बीजेपी भी उसमें सबसे बड़ा हवाबाज पार्टी है, क्योंकि टॉप में जो बैठे हुए 2 गुजरात के लोग हैं, गुजरात के लोगों को मार्केटिंग बहुत बढ़िया आता है, वो प्रोडक्ट को बेचना बहुत बढ़िया जानते हैं, इसीलिए वो बढ़िया बिजनेसमैन है। कन्हैया कुमार भी ऐसे ही बोलते थे डॉक्टर साहब, और जब उनको निमंत्रण आया बीजेपी ज्वाइन करने का तो फट से ज्वाइन कर लिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन आप चुनाव लड़ लिए। लोग तो ये भी बता रहे हैं आपके बारे में कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, जीतना हारना तो बात की बात है, ताकि अगली बार या उसकी दूसरी बार आपको मौका मिल जाए, बीजेपी अपने टिकट पर आपको चुनाव लड़वा दे। यहाँ से मैं जो मन में आपका बीजेपी है, लोग ऐसा बताते हैं। मैं जो बोलता हूँ पक्का करता हूँ, और ये कमिटमेंट मुझे भविष्य में मैं क्या बनूं या ना बनूं, एक मजबूत इंसान के रूप में और एक क्रेडिबल इंसान के रूप में लोग हमेशा देखते रहेंगे। और मैं नेता नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो क्या आप कभी बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे? मैं जीतने के बाद, जैसा मैंने बोला, मैं एक नए पार्टी का निर्माण करूंगा जिसका नाम भारतीय आध्यात्मिक पार्टी है, और उस पार्टी का कभी विलय नहीं होगा बीजेपी में? बीजेपी में विलय नहीं होगा। बाकी दूसरे मैं क्यों करना चाह रहा हूँ उसका रीजन बता दूं, फिर आप बोलिएगा कि मत विलय कीजिएगा, आप बोलिएगा कि डॉक्टर साहब प्लीज इस पार्टी का विलय आप बीजेपी में मत कीजिएगा, मुझे भी उस पार्टी की जरूरत है जिस पार्टी की चर्चा आप कर रहे हैं। दर्शक देखेंगे तो हो सकता है कि बोलते कि अभी शादी हुआ नहीं, लोग बच्चे का नामांकन पे बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो सपना नहीं देखता है वो उस सपना को पूरा कभी कर नहीं पाएगा। हम अगर मान लीजिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो आज जिसको महागठबंधन से समस्या होगा, बीजेपी समस्या होगा, डॉक्टर अभिषेक की तरफ तो देख रहे हैं ना। अगर हम केवल सोचते रहते कि नहीं क्यों, डॉक्टर अभिषेक की इतर भी तो एक और कैंडिडेट हैं जिनका नाम जयप्रकाश सिंह भोक्ता है, और जो 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, आपसे ज्यादा वक्त तक एक्टिव रहे हैं, 2-2 विधानसभा से विधायक रहे हैं, सिमरिया से भी, चतरा से भी, 9 में और 14 में, दोनों में। तो आपकी तरफ क्यों जाएंगे? वो तो और ज्यादा बहुचर्चित चेहरा है, उनकी तरफ भी तो जा सकते हैं, जो बीजेपी से नाराज हो, जो इंडिया गठबंधन से नाराज हो। वो सब रूठे हुए लोग हैं, पार्टी टिकट नहीं दिया। मैं पहले ही घोषणा किया कि मुझे पार्टी से टिकट नहीं चाहिए 6 महीने पहले, ये टिकट नहीं मिला, रूठ गए तो अब खड़ा हो गए। ये निर्दलीय मजबूरी में है, मैं चॉइस से निर्दलीय, आप बाय चॉइस है। दूसरा चीज मैंने क्या बोला, मैं जीतते ही एक नया पार्टी का निर्माण करूंगा जिसका नाम भारतीय आध्यात्मिक पार्टी होगा, और उस पार्टी में कोई एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं होगा। मोर्चा क्या होगा? स्वास्थ्य, शिक्षा, आध्यात्मिक विकास, सेवा, औद्योगिक क्रांति, नारी उत्थान, युवा उत्थान, पर्यावरण, खेलकूद और कृषि। और हम लोग इसी नवंबर में पूरे झारखंड में कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और 2 शर्त होगा। पहला, मेरे जैसा उसको भी प्रतिज्ञाबद्ध होना होगा, क्योंकि पहली बार भारतवर्ष में कोई सांसद जीत के प्रतिज्ञाबद्ध होने वाला है कि आपके क्षेत्र से 5 रुपए भी अनैतिक तरीके से प्राप्त किए तो अपना चेहरा दिखाने नहीं आएंगे। ओपन चैलेंज की डॉक्टर अभिषेक में आप गलती ढूंढिए। दूसरा चीज नहीं, अभी मैं पूरा नहीं किया जी। दूसरा चीज कि 5 रुपए भी अनैतिक तरीके से आप प्राप्त किए तो आपकी सदस्यता स्वतः खत्म हो जाएगी। एक एग्रीमेंट होगा हमारे पार्टी से, भारतीय आध्यात्मिक पार्टी से, जो भी हमारे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट होंगे, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 डिसमिल जमीन ले रहे हैं चतरा में, एग्रीमेंट हो रहा है, 5 लाख लोगों के जीवन को नेतृत्वकर्ता के रूप में किसी को चुन रहे हो, उसको खुला सांड छोड़ दिया। किसी का नहीं चलता, वो नेताजी का चलता है। इसके अलावा 5 साल तक आप पार्टी नहीं बदल सकते, ये भी एक क्लॉज होगा। ये नहीं कि हमने आपको टिकट पे चुनाव लड़ा के भारतीय आध्यात्मिक पार्टी का विधायक बने और ऊपर से रोकड़ा आया और पार्टी साफ हो गया, डॉक्टर अभिषेक अकेला बचे हैं भारतीय आध्यात्मिक पार्टी में। हमें पहले आपको ईमानदारी का
बड़े उद्देश्य और बड़े सपना देखने का पाठ पढ़ाएंगे। जब उसमें आनंद आने लगेगा तो फिर बाद में आप खुद ही सोचिएगा हम इस दलदल और कीचड़ में क्यों फंसे हुए थे। इसलिए तो अद्भुत आनंद वाला जगह है। कोई भी अगर नेता, नया नया व्यक्ति को अगर किसी पार्टी का नेता बनाइए ना, तो 5 साल में उसको शुगर बीपी पक्का हो जाएगा। मैं ऐसा पार्टी बनाना चाहता हूं कि पहले अगर शुगर बीपी होगा, पार्टी में आइए, शुगर भी कंट्रोल हो जाएगा, बीपी भी कंट्रोल हो जाएगा, आपके विचार भी अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, मैं क्यों भारतीय आध्यात्मिक पार्टी बनाना चाहता हूं। लोगों का हमारे भारतवर्ष में वैचारिक पतन बहुत जबरदस्त तरीके से हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, पत्रकार हो, या सीएम हो या पीएम हो, वैचारिक पतन एक बहुत बड़ी समस्या है। सब अपने कार्य के साथ साथ उल्टा काम जरूर कर रहे हैं, हर कोई, इवन डॉक्टर भी। इंडियन जो सोसाइटी है अभी एक डॉगमेटिक सोसाइटी है, और जब तक ये स्पिरिचुअल सोसाइटी नहीं बनेगा, भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। भारत के जो अद्भुत इतिहास था, तब तक वो अद्भुत इतिहास बना रहा जब तक लोग आध्यात्मिक बने रहे। जिस समय एक्चुअली आध्यात्मिकता उनके जीवन से निकला, संघर्ष शुरू हो गया, गुलामी तक भी आ गए, और अभी भी वो बेचारे लड़खड़ा ही रहे। अभी भी भारतवर्ष मानसिक रूप से गुलाम ही देश है। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पर तो हम लोग विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे, और आप चुनाव जीते तो इसके बाद और एक बार इंटरव्यू होगी, और अगर चुनाव नहीं जीते तब तो फिर इंटरव्यू करना ही है, क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि भाई डॉक्टर साहब ने कहा था कि 1.5 लाख वोट से ज्यादा कालीचरण सिंह लेके नहीं आए। बहरहाल वो बात का विषय है। मैं ये जानना चाहता हूँ, चुनाव बहुत खर्चीला विषय है ना, और मतलब पहले की राजनीति में उतना खर्च नहीं था, और जिस हिसाब से अब खर्च बढ़ा है, अब देखिए कि बीजेपी या कांग्रेस जैसी पार्टियां, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां करोड़ों करोड़ रुपए गूगल एड्स पर लगा रही हैं, फेसबुक पे प्रमोट करने के लिए पैसा लगा रही हैं। तो एक तो संसाधन तो इसमें बहुत लगता है। आपने कहा कि जितने एमपी एमएलए एक महीने में कमाते हैं उतना मैं 2 दिन में कमा लेता हूँ। तो अभी तक लगभग कितना निपट गया, कितना खर्चा हो गया आपको चुनाव में? मैं आध्यात्मिक के साथ साथ एक स्पिरिचुअल आदमी भी हूँ, और दूसरा चीज है, मैं अभी लड़ाई जानते हैं किसके बीच में है? नेताजी, जिनका ब्रांड वैल्यू बहुत खराब है। नेताजी मतलब ही सुन के एक करप्ट भी होगा, अनैतिक भी होगा, भ्रष्टाचारी भी होगा, ये सारा दिमाग में आपके संशय भर जाता है। इस बार चतरा में जो इलेक्शन है, वो एक नेता और एक डॉक्टर, जिसको दूसरा भगवान कहा जाता है, नेताजी और दूसरा भगवान के बीच में लड़ाई होगा, कौन जीतेगा। आपको इतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है? भगवान से कोई टकराता है? इस कैलकुलेशन को छोड़ दिया जाए तो ये छोड़ दिया जाए। दूसरा चतरा की जनता पर, जो हाँ, चतरा की जनता, तो मैं दूसरे जो मेरा स्ट्रेंथ है उसकी चर्चा तो मैं करूंगा ही। आप नेताजी से मिलिएगा तो उनके हिसाब से बात कीजिएगा। दूसरा चीज है, अगर मैं पांकी के अभी कुछ दिन मैदान में एक साथ 2000 लोगों को देखा, दवा दिया, एक पेशेंट देखने का मेरा फीस 1100 रुपया है, 2000 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हुआ। मैं जहां जाता हूं कम से कम 400 500, कम से कम 200-250 तो मिनिमम होते ही होते हैं। और वैसा दवा बिना टेस्ट के, कल ही मैं गया हंटरगंज में, उनको चक्कर आ रहा था, सरदर्द का प्रॉब्लम था, वो बोले कि सर मैं थोड़ा रांची निकल रहा हूँ, जल्दीबाजी में हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। मैं बोला क्या हुआ, क्यों जाना चाहते हैं? तो वो बोले कि मुझे दिखाना है, मुझे चक्कर आ रहा है, पिछले साल भी था, इस बार भी आ रहा है। तो मैं बोला कि मैं आपको दवा देता हूँ, मुझे बताना चाहिए ना, जाने आने में कितना आपको खर्च होगा? तो बोले और टेस्ट वेस्ट कराने फीस में, तो बोला कि 10 से 15 हज़ार रुपया तो पक्का खर्च हो जाएगा। मैंने बोला कि 3 ये दवा मैं लिख रहा हूँ, अगर आपका चक्कर और सरदर्द नहीं ठीक हुआ तो मैं चुनाव लड़ने नहीं आऊंगा, और आज खाइए कल ठीक हो जाएगा। एक आदमी को 15,000 में इमीडिएटली बचा दिया कि नहीं? ऐसे मैं अपने स्किल के एक एक पेशेंट को देखने के 1100 रुपया फीस, और ऊपर आपके घर के जाके इलाज करके आने जाने, फिर कहाँ दिखाइएगा नहीं दिखाइएगा, सिटी स्कैन होगा कि एमआरआई, वो सारा चीज मैं आई के साथ साथ न्यूरोसाइकेट्री दवा भी कर दिया। तो अब आपको लगता है कि मुझे और खर्च करने की जरूरत है? तो क्या ये इसके इतर में प्लस वन वाले में मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या डॉक्टर अभिषेक स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं क्या किसी? मैं आज तक किसी से 5 रुपया नहीं लिया, और आगे भी मेरी योजना यही है कि मुझे 5 रुपया किसी से नहीं। क्या कोई फाइनेंशियली कोई सपोर्ट कर रहे हो कि ठीक है आप चुनाव जीत जाइए बाद में? अभी तक 5 रुपया मुझे नहीं मिला। आप कोई डोनेशन ले रहे हैं क्या? मैं किसी से 5 रुपया आज तक डोनेशन नहीं लिया। बाकी मान लीजिए जो मेरा एसीआई का अकाउंट खुला है, अगर डोनेशन आएगा तो पता चल ही जाएगा आपको, वो तो ओपन होता है। तो अभी तक 5 रुपया मैंने। तो कुल मिला के आप जो चुनाव लड़ रहे हैं वो पूरी आप अपने संसाधन, अपनी क्षमता से। ठीक। मेरा अगला सवाल है कि हमारे दर्शक ने ये सवाल आपके लिए भेजा, और उन्होंने कहा
कि आपके लोकसभा क्षेत्र में यानी कि चतरा लोकसभा क्षेत्र में दलितों की आबादी भी बहुत अच्छी खासी, 28% से भी अधिक की आबादी लगभग, और यहाँ की 95% आबादी ग्रामीण इलाके में रहती है। उन्हें देने के लिए आपके पास क्या है अलग? देखिए, दलित और हरिजन समाज जो है हम्म, और आदिवासी समाज, हम्म, उससे मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है। और लगाव होने का रीज़न है कि दो वजह है। हम्म, मेरे कैंप में सबसे ज़्यादा उस समाज को ही फायदा हुआ। मैं एक सरल व्यक्ति हूँ, बहुत अहंकारी और जो बहुत छल कपट और प्रपंच करने वाले तो लोगों, वो सब लोगों से मैं सानिध्य में नहीं आता हूँ, ना मैं उनको अपना सारथी भी बनाता हूँ। सरलता मुझे बहुत पसंद है। हम्म, और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपका मुख्य रोजगार यही होता है कि जो समाज में कमजोर है, अपने आप को ये भी नहीं महसूस करा पाया कि मैं मनुष्य हूँ और मैं कैसे जीवन को आगे बढ़ाऊंगा, वैसे लोगों का सारथी आपको बनना चाहिए। ये आपको वहां से, जैसे रांची में इलाज कीजिएगा, वहां थैंक यू मिलेगा। हम्म, और गांव में जाके लोगों को इलाज करके जो उम्मीद नहीं था कि शायद मदद मिलेगा, अगर उनको आप मदद दे दिए हम्म, तो उनके दिल से दुआ आपको निकलेगा। वो बहुत बड़ी शक्ति होती है, उसमें बहुत पावरफुल इमोशन होता है। हम्म, मैं पहले भी घोषणा कर चुका हूं और मैं पूरे आपके प्लेटफॉर्म के पे भी ये बोल रहा हूं कि मेरे सांसद बनने से कोई दो समाज को जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो होगा हरिजन और आदिवासी। और मैं ये भी बोला हूं कि जो ये आदिवासी समाज के बड़े बड़े नेता डिंग हाँकते हैं ना कि मैं आदिवासी समाज का बहुत बड़ा नेता हूं, मैं बोला हूं कि डॉक्टर अभिषेक के सांसद बनने के बाद 5 साल के बाद आदिवासी समाज का उस क्षेत्र का सबसे बड़ा नेता डॉक्टर अभिषेक होंगे। आप तो जो जिसके लिए जितना उपयोगी होगा वही उसका लीडर है। केवल जाति के आधार पे उसका आप लीडर नहीं बोल सकता, और लोग आजकल मानने के लिए तैयार भी नहीं। डॉक्टर साहब, दर्शक कहेंगे कि आप अपनी ही बात को काउंटर कर रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि हमारे लिए जो मुद्दे कोई जाति वर्ग का है ही नहीं, हमारे लिए मसला सिर्फ स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगा, रोजगार होगा। अभी आप कह रहे हैं कि आदिवासी समाज को लेके और दलित समाज को सबसे ज्यादा आपसे फायदा होगा। मैं वही जातिवाद को तो तोड़ दूंगा। एक राजपूत अगर दलित समाज का और आदिवासी का सबसे बड़ा नेता बन जाएगा जी। तो कास्टिज्म मैंने खत्म कर दिया। मैं तो अपना ही काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ा स्मार्टली कर रहा हूँ, उतना प्रोग्राम तरीके से कर रहा हूँ, उतना लोगों को समझ आने में अभी टाइम लगेगा। मैं एक बार अंक के हिसाब से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। 2019 में सुनील सिंह को, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनको वोट 5,26,205 मिला, यानी कि 57% वोट मिला। तब आरजेडी अलग चुनाव लड़ी थी 2019 में, तब कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी थी, तब सीपीआई भी अलग चुनाव लड़ी थी। इस बार सब लोग एक साथ हैं, यानी आरजेडी भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी, सीपीआई भी, सब लोग एक साथ हैं। सुभाष यादव पिछली बार चुनाव लड़े, आरजेडी के प्रत्याशी थे, उनको लगभग 82,991 वोट मिला था। कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज कुमार यादव को 1,50,000 के समथिंग वोट मिला था, 1.5 लाख के आसपास, यानी कि 16.2% वोट मिला। और सीपीआई के अर्जुन कुमार को 22,558 वोट मिला। अगर मैं विपक्ष के खेमे से इन तीनों वोट को ऐड कर दूं और कंपैरिजन करूं सुनील सिंह के वोट से, तो सुनील सिंह को 5,26,205 वोट मिला, और इधर विपक्षी खेमे से अगर सबको कैलकुलेटिव अमाउंट में जोड़ूं तो 2,54,803 वोट मिला। अगर पूरे विपक्ष एकजुट भी हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, तब भी बीजेपी की जीत का अंतर पिछली दफा 2,71,000 के आसपास रहा। मैं ये कह रहा हूं कि तमाम पार्टी, और हर अलग अलग पार्टी का अपना अपना संगठन है, हर अलग अलग पार्टी के अपने अपने कैडर हैं, हर अलग अलग पार्टी के अपने अपने पदाधिकारी हैं, पार्टी पदाधिकारी हैं। आप 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, आपके पास बहुत बड़ा संगठन नहीं है, आप बगैर किसी डोनेशन के, बगैर किसी स्पॉन्सरशिप के, आप अपने संसाधन से चुनाव लड़ रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल लड़नी चाहिए। लोकतंत्र में हर निर्दलीय को आना चाहिए सामने। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष जब एकजुट हो रहा है तब इतनी वोट का अंतर है। आप लड़ेंगे, कितनी वोट का अंतर रहेगा आपकी जीत में या फिर आपकी हार में? ये कैलकुलेशन आप डेटा देख रहे हैं, ये आप जो काम कर रहे हैं वो पत्रकार वाला नहीं काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं डेटा एनालिस्ट। हम्म, और डेटा जो है, पिछले अगर मान लीजिए चुनाव को आप देखें हम्म, तो उसमें मनोज यादव और सुभाष यादव, जो दोनों ही माफिया टाइप के लोग थे, उनसे बचने के लिए सुनील सिंह जी को बहुत सारे लोग बोले कि गाली दे के भी हम उनको वोट किए। मोदी जी की उस समय साख ज्यादा पॉजिटिव थी। उस समय कुछ उन्होंने जो स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक कराए थे, ईबीसी का रिजर्वेशन लाए थे, और विश्वास लोगों का बहुत ज्यादा था। एक
बड़ा जन समूह जो है उनके प्रति lenient था और एसटी एसी समाज के लोग भी भर के उनको वोट किए थे। इस बार का आप समीकरण समझिए, राजपूत आपको वोट दे नहीं रहा है, महागठबंधन वाले जो है आपस में लड़ गए, सर भी फोड़ दिए एक दूसरे का कि भाई आप कांग्रेस को मिल गया टिकट तो आरजेडी वाला नहीं देगा, यादव वोट देगा नहीं आपको, मुस्लिम आज तक दिया नहीं है, आगे भी नहीं देगा। और यहाँ क्रिश्चियन समाज के भी बहुत सारे वोट हैं जो मुझे लगता है 70-80,000 के वोट हैं जो कट्टर है, मुस्लिम तो कुछ दे भी दे बीजेपी को, वो एक वोट नहीं देगा। जब ये समीकरण आपके पास लड़खड़ा गया, आप किसके वोट से जीत जाइएगा? और सुनील सिंह का सबसे बड़ा पॉजिटिव इमेज क्या था जानते हैं? उनके आप नेगेटिव एस्पेक्ट को बहुत सारा चीज को समझे। एक पॉजिटिव चीज की वो बहुत बेनाइन आदमी थे, वो सबसे मिलजुल के किसी के भी जाति और धर्म का हो व्यक्ति को उसको प्रेम भाव से जब मिला तो उसको गले लगाया, गर्दन पे हाथ रखे, और ये छवि थी कि भाई किसी का नुकसान नहीं पहुंचाने वाला आदमी है। चतरा को कोई नुकसान ना पहुंचे, शांति से जीवन जीने दे लीडर, इसी बात पे उनका आधा समस्या खत्म हो जाता है। और जो नुकसान पहुंचाने का लगा कि ये नुकसान पहुंचा सकता है, उसका हश्र जो है सुभाष यादव और मनोज यादव जैसा होता है। तो अभी ये जो बीजेपी और आपके महागठबंधन के जो प्रत्याशी है ना, ये दोनों नुकसानदेह प्रत्याशी हैं, ये जहन में बैठा हुआ है चतरा संसदीय क्षेत्र के लोगों को। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये दोनों नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, और ये संभवतः आखिरी सवाल के आसपास हैं हम लोग। क्यों आपको लगता है कि के.एन. त्रिपाठी नुकसानदेह प्रत्याशी हैं, और क्यों आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जिस प्रत्याशी को चुना है वो नुकसानदेह? देखिए उसका रीजन है, आप जब थोड़ा कुछ बताइए कालीचरण सिंह जी के बारे में। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर है कि आपको थोड़ा बैकग्राउंड पता होगा। कुछ ऐसा बात बताइए जिससे आपको ये धारणा बनी, आपके अंदर ये धारणा बनी कि ये नुकसानदेह हो सकता है मामला। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि वो पत्थर के कारोबार से जुड़े हुए हैं कालीचरण सिंह। हाँ, अब वो पत्थर का कारोबार है ही ऐसा कि वहां पे दबंगई वाली पर्सनालिटी आपको चाहिए। वो उनके लिए जरूरी भी है, मजबूरी भी है। तो दबंगई नहीं कीजिएगा तो बहुत सारे लोगों को मैनेज नहीं कर पाइएगा, लोग थोड़ा भय नहीं खाएंगे तो आप काम करने नहीं देंगे आपको। थोड़ा अपना विकराल रूप आपको दिखाना पड़ेगा, चूंकि आप पत्थर के व्यवसायी हैं। आप लगातार 15 साल से काम कर रहे हैं तो वो करते करते वो व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। और उसमें बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि आप हानि भी पहुंचाएं, साइड भी करें, तब वो व्यवसाय में आप अच्छे से अग्रसर होके और बढ़िया काम कर सकें। वो इनका व्यक्तित्व जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को भयभीत करेगा, उससे उनको भय हो जाएगा। क्योंकि पहले हो जाएगा या हो रहा है, ये तो लोग से आप पूछे ना, मेरे से सब चीज जानिएगा तो मैं अपना मतलब जवान उतना खराब नहीं करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सभ्य तरीके से ही बात करता हूँ जी। दूसरा, के.एन. त्रिपाठी जी का इमोशनल कंट्रोल इतना पुअर है कि जिस दिन इलेक्शन होगा और मतदान चल रहा है, उस दिन आप पिस्टल लेके हवाई फायर कीजिएगा, ऐसा कोई मूर्खता करेगा कभी? यानी आपका इमोशन पे कंट्रोल कम है। आपको स्टिमुलस मिलेगा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको पता है कि जब हवाई फायर उस समय हो सकता है तो यहाँ भी ज्यादा मूड खराब होगा तो हवाई फायर हो सकता है। तो ये अगर आपका छवि रहेगा, लोग आपसे भयभीत होंगे। रोज आपको अगर मान लीजिए डॉक्टर अभिषेक के लोग प्रत्याशी देख रहे हैं, तो एक व्यक्ति कल मिले, बोले कि डॉक्टर साहब आपके बारे में हम रांची में भी पता कि बड़ा जबरदस्त लोगों का रिव्यू आया कि गजब के आदमी, अगर वो आपके सांसद बन गए तो एकदम गदर हो जाएगा, आप मतलब 20 साल का जो आपका पुराना ड्यूज है वो निकलवा देंगे। ऐसे व्यक्ति हैं। एक भूमियार समाज के ही व्यक्ति थे, यहाँ पे उनका रांची में हाईकोर्ट में एक लॉयर उनके रिलेटिव है, बोले कि हम उनसे बोले तो बोले अरे हम तो उनके साथ मॉर्निंग वॉक करते हैं, गजब के आदमी हैं, वो अगर सांसद बन गए तो आपके लिए समझिए कि मतलब इससे अद्भुत मौका आपके जीवन के लिए कुछ भी नहीं होता कि डॉक्टर अभिषेक जैसे व्यक्ति आपके साथ, तो आपका रिव्यू लेंगे और रिव्यू के हिसाब से लोग एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया निकालते हैं। आप ये मत सोचिए बीजेपी, सुनील सिंह, महागठबंधन, ये सोचिए कि यहाँ के लोगों के लिए उपयोगी कौन होगा। वो अब अगर नेता अपने बेटा के बारे में सोच रहा है, पार्टी अपने नेता के बारे में सोच रहा है, तो जनता आप गधा समझें क्या? वो भी अपने बेटा के बारे में सोच रहा है, वो भी अपने जीवन के बारे में सोच रहा है, वो भी ये देख रहा है कि भारतवर्ष में एक चतराही ऐसा जगह है कि एक सांसद के साथ साथ डॉक्टर भी फ्री में मिल रहा है, जो 3 साल सेवा करके अपने हमें संतुष्ट कर दिया कि वो मजबूत आदमी है और सेवा करने वाला है, विचारवान भी, आध्यात्मिक व्यक्ति है जिसका केवल बात सुन के जीवन बदल सकता है।
तो वो भी इस ऑफर का आनंद लेना चाहता है कि हमको सांसद के साथ साथ डॉक्टर मिलेगा, वो भी एम्स का, जिससे हमारा सांसद इलाज कराते हैं, मुझे इलाज कराने का फ्री में मौका मिल जाएगा, तो इस मौका को मैं क्यों छोड़ूं? मोदी जी जब 10 साल में हमारा बंटाधार कर ही दिए, कुछ दे ही नहीं पाए, तो 15वां साल में किस बात का गारंटी कि हमारा जीवन बेहतर कर देंगे? इस बात की कोई गारंटी है? ये महागठबंधन वाले, उनके जीवन का कुछ उद्देश्य है बीजेपी को हराने के अलावा? उनका, अब मान लीजिए केएन त्रिपाठी को एक तरफ खड़ा कर दीजिए, एक तरफ कालीचरण को खड़ा कर दीजिए, एक तरफ डॉक्टर अभिषेक से बात कीजिएगा, तो उनकी व्यक्तित्व 5% की भी नहीं डॉक्टर अभिषेक के सामने। मदद आज तक बगल वाले को पानी भी ठीक से नहीं पिलाया, अभी तक हाथ पैर जोड़ ले, कुछ भी लंबी लंबी जाति धर्म का कैलकुलेशन पार्टी का भिड़ा ले, बाद में जाइएगा तो नेताजी आराम करते हुए आपको दिखाई देंगे। डॉक्टर अभिषेक को अभी तक कहीं से ऑफर आया कि आप बैठ जाइए पैसा वैसा लेके, निर्दलीय चुनाव मतलब, मैं पूछ रहा हूँ ऐसे। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, डॉक्टर अभिषेक से लोग घबराते हैं। जो अच्छा आदमी होता है बहुत चिपक जाता है, और जो आदमी ऊपर नीचे होता है केवल मेरा नाम सुन के उसको भय हो जाता है कि नालायकगिरी यहाँ नहीं करता। तो क्या आपको ये ऑफर था क्या कि आप बैठ जाइए? मैंने क्या बोला कि मेरे से लोग घबराते हैं। जो नालायक लोग होते हैं या नालायकगिरी वाला आइडिया जो उनके पास दिमाग में खुराफात होता है, तो मेरा एक ब्रांड वैल्यू है कि नालायकगिरी के साथ हमारे सामने नहीं आना है, नहीं तो आप रगड़ा जाइएगा। मेरे पास कोई ऑफर कभी नहीं आएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। और अगर आता तो फिर आप तो समझौता नहीं करते? मैं किसी चीज से समझौता नहीं करता हूँ। मेरे लिए अपना ब्रांड वैल्यू मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मेरा जीवन का उद्देश्य और जिस पर्पस के लिए मैं काम करता हूँ वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। बाकी चीजें मैं थोड़ा भी नहीं लगाता हूँ। बतौर कैंडिडेट 10 में से कितना नंबर देंगे कालीचरण सिंह जी को? कालीचरण जी लीडर है ही नहीं, वो पॉलिटिशियन है ही नहीं। मैं बस एक व्यवसायी हैं और उनको हम 0 देना चाहेंगे। लीडर में 3 क्वालिटी होना चाहिए। पहला इंसाइटफुलनेस, दूसरा इंटीग्रिटी, थर्ड इंस्पिरेशनल। उनके पास उतनी विद्वता है नहीं। इंसाइटफुलनेस कहां से आएगा, किसी काम को कैसे किया? बीएचयू से पढ़े लिखे हैं आप, भी एम्स से पढ़े लिखे हैं, ठीक ठाक जगह से। वो एक जगह के छोटे जगह में टीचर थे, लेकिन वो भी काम बढ़िया से नहीं कर पाए, इसलिए पत्थर के व्यवसाय में आ गए। और आज तक 2 बार मुखिया का चुनाव किसी को लड़ाए थे। एक बार 80 वोट आए, एक बार 120 वोट आए। कालीचरण जी की कितनी सक्षमता है, ये काम कीजिए, उनको फूल के छाप को हटा दीजिए, उसके बाद बोले कि चुनाव लड़िए। 2000 वोट भी नहीं आएगा, और 5000 अगर वोट आया तो उसके लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक प्रत्याशी जिसकी अपनी औकात 5000 वोट की लाने की नहीं हो, वो नेता नहीं है, एजेंट और एक प्रतिनिधि है पार्टी का। नॉट एट ऑल ही इज ए लीडर। आज तक वो कभी जेबीएम, कभी बीजेपी। अभी 6 महीना से पहले उनको कोई पता भी नहीं था कि वो बेसिकली बीजेपी में है कि जेबीएम में है। इधर घुसे और ऊपर के नेता को लगा कि अभी इसको हमको सेटल करा देना, हो गए सेटल। तो लीडर वाली क्वालिटी। तो 10 में से आप उनको 0 दे? 0। केएन त्रिपाठी जी को, जो इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं चतरा सीट पर, वो फिर भी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं कि वो, मान लीजिए ऐसा नहीं था कि डाल्टनगंज में कोई कांग्रेस का गढ़ था, वो चुनाव जीते ना, मंत्री भी बने, एक बार मंत्री बने। तो उनको हम लोग अभी के हिसाब से भी 3 नंबर तो जरूर मिलना चाहिए। आप खुद को कितना नंबर देना चाहेंगे? ये जब तक मैं कुछ बनता नहीं हूं, मैं अपने से अपना नंबर नहीं दूंगा। मैं आपको बोलूंगा कि आप मुझे कितना नंबर देना चाहते हैं। आप पिछले 1 घंटा से मेरे से बात कर रहे हैं, और बाकी मैं जनता के ऊपर छोड़ूंगा कि वो मुझे कितना नंबर देना। और मैं अपने दर्शकों तक ही छोड़ता हूं कि वे इस पूरे इंटरव्यू को देखने के बाद आपको 10 में से कितने नंबर दें। बहुत अच्छी बातचीत रही, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस पूरी बातचीत में बहुत मजा आया होगा। आपको कैसा लगा? आपका क्या रिव्यू है बातचीत में? नहीं, आप एक्चुअली जो भी चर्चा किए खुल के किए, कॉन्फिडेंस जबरदस्त है आप में। आप सामने वालों को डिकोड करने का प्रयास करते हैं, और साथ ही साथ आप जो काम कर रहे हैं उसको पैशन से कर रहे हैं। क्रिएटिविटी आपके अंदर है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आज के पत्रकारिता में लोगों में क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो गया है। बड़ा फ्लैट क्वेश्चन पूछते हैं, और वो किक नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। जो पत्रकारिता में विद्वता होना चाहिए, वो लगे कि आप क्वेश्चन पूछें और सामने वाला को आंसर करने में दिमाग हिल जाए, वो बात झारखंड में बहुत कम है। बड़ा फ्लैट क्वेश्चन पूछा जाता, तो आपका क्वेश्चन से मुझे क्रिएटिविटी उसमें दिखाई दिया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिषेक। तो द फोर्थ पिलर के नए नवेले सेगमेंट नेतागण में बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक सिंह थे। इस लिहाज से भी डॉक्टर अभिषेक सिंह से बातचीत की ही जानी चाहिए थी
ये एक तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और जाहिर है कि डॉक्टर हैं तो पढ़ेंगे ही, और वो भी किसी छोटे मोटे संस्थान से नहीं बल्कि देश के प्रतिष्ठित संस्थान एम्स से उन्होंने पढ़ाई की। ऑल इंडिया रैंक इनका 25 रहा, तो जाहिर है कि इनकी विद्वता, इनका परिश्रम, ये सब कुछ इनके व्यक्तित्व में है। पर ये व्यक्तित्व राजनीति के पेशे में, पेशा ही कहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आज की राजनीति है वो एक तरह से पेशा ही है। पत्रकारिता भी तो अब पेशा ही हो गया है। तो इस पेशे में कितना ढल पाते हैं, कितना काम कर पाते हैं अपने वादे के साथ, अपने दावे के साथ, कितना अपनी जनता तक पहुंच पाते हैं, और पहुंचने के इस दौर में कितना वोट जो है इनके पक्ष में आ सकता है और कितना कुछ बदल पाता है चतरा का सियासी समीकरण, इन सबको जानने समझने के लिए जरूरी था कि हम डॉक्टर अभिषेक से बातचीत करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट नेतागण। मैं हूं आपके साथ आकाश, और हमारे साथ इस बातचीत के लिए थे डॉक्टर अभिषेक सिंह। शुक्रिया।